अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 52 to 55। तभी अद्वैत के विला के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से दो लोग निकलकर बाहर आए। अचानक आकृति की नज़र डोर की तरफ पड़ी। वहां खड़े दो लोगों को देख आकृति की आंखों में चमक आ गए। आकृति कुछ सेकंड तक सामने खड़े लोगों की तरफ देखी और फिर झट से भागते हुए जाकर उन दोनों के गले लग गई। वही अद्वैत, जो कि अभी तक बिना किसी भाव के बैठा हुआ था और कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसकी भी नज़र डोर पर खड़े लोगों पर गई तो उसकी आंखें सर्द हो गई और अचानक से आकृति को इस तरह से उनके गले लगते देख उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया। आकृति सामने खड़े लोगों को देख खुशी से मुस्कुरा उठी। उसके सामने इस वक्त अदिति और उसके साथ उसका फ्रेंड ऋतिक था। असल में ऋतिक को आकृति की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो राठौर मेंशन गया था, पर उसे आकृति नहीं मिली तो वो अदिति के साथ यहाँ पर आकृति से मिलने आ गया। आकृति सबसे पहले जाकर अदिति के गले लगी। वही अदिति भी आकृति से मिलकर बहुत खुश हो गई और वो भी उसके गले लग गई। अरे यार, मैं भी यही हूँ, तू तो मुझे बिल्कुल इग्नोर ही कर दी, कम से कम कुछ तो मेरा भी ख्याल कर ले, ऋतिक अपने शरारती अंदाज में आकृति से बोला। वही ऋतिक की बात पर आकृति हंसी दी, फिर अदिति से दूर होकर तुरंत जाकर उसके गले लग गई। ऋतिक भी बिना कुछ ज्यादा रिएक्ट किए तुरंत आकृति को कसकर पकड़ लिया। ऋतिक आकृति को गले लगाए हुए ही उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब कैसी है तू? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलते हुए आकृति धीरे से ऋतिक से दूर हुई। वही सामने बैठा अद्वैत ये सब देखकर आग बबूला हो गया। उसकी आंखें सर्द हो गए थे और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो अपनी तीखी निगाहों से उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं इन सबसे अनजान आकृति और ऋतिक दोनों ही एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। वो दोनों अभी भी काफी करीब थे, हालांकि अदिति भी दोनों के साथ थी, पर ऋतिक और आकृति को एक दूसरे से इतना हंस हंस कर बातें करते देख अद्वैत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही टीना ने जब ऋतिक को वहां देखी तो वो भी उन दोनों को घूरने लगी, पर जैसे ही वो अद्वैत की तरफ देखी तो अद्वैत के सख्त एक्सप्रेशन को देख उसके होठों पर शातिर स्माइल आ गए। वाह क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया। अभी तक तो अद्वैत बेबी इस आकृति से थोड़ा नाराज था, पर उस ऋतिक को देखते ही अद्वैत अब खुद को संभाल नहीं पाएगा और अब देखो आकृति क्या होता है। ये बोलते हुए टीना मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह अभी भी अद्वैत से चिपक कर बैठी हुई थी। तभी अद्वैत एक झटके में टीना के हाथ को खुद से दूर किया और सोफे पर से उठकर तेज कदमों के साथ आकृति की तरफ बढ़ गया। अदिति अपने भाई को देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ रही थी कि अद्वैत उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा और एक झटके में आकृति को ऋतिक से दूर कर खुद के करीब खींच लिया। ऐसे अचानक अद्वैत के खींचने पर आकृति सीधे अद्वैत के सीने से जा लगी। अद्वैत तुरंत आकृति के कमर को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर ऋतिक को थोड़ा अजीब लगा। वही अद्वैत अपनी आंखों में अंगारे लिए ऋतिक को घूर रहा था। अद्वैत का ऐसा देखना ऋतिक को कुछ सही नहीं लग रहा था। यह क्या बदतमीजी है मिस्टर? ऋतिक गुस्से से तेज आवाज में अद्वैत की तरफ देखते हुए बोला। वहीं आकृति, जो कि अभी अद्वैत के बहुत करीब थी, उसकी नज़र भी अद्वैत के चेहरे पर चले गए। अद्वैत के चेहरे पर गुस्से के भाव देख एक पल के लिए आकृति बुरी तरह से कांप गई। अद्वैत अभी आकृति को नहीं देख रहा था, उसकी नज़र ऋतिक को घूरे जा रही थी। वही ऋतिक भी अद्वैत को घूर रहा था। तभी वहां पर अदिति आई और ऋतिक की तरह देखते हुए बोली, ये मेरे बड़े भाई और मेरी फ्रेंड आकृति के हस्बैंड। अदिति के ऐसा बोलने पर एक पल के लिए ऋतिक चौंक गया। फिर उसे याद आया कि आकृति की तो शादी हो चुकी है और यह सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं उसका हस्बैंड है। फिर वो नॉर्मल होकर बोला, हेलो मिस्टर राठौर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतना बोलकर ऋतिक अपने एक हाथ को अद्वैत के आगे बढ़ाया। वही अद्वैत कभी घूर कर ऋतिक के चेहरे की तरह देखता तो कभी ऋतिक के बड़े हुए हाथ की तरफ। ऋतिक की तरफ देखते हुए अद्वैत को होटल रूम का सारा सीन एक एक करके याद आने, जिससे अद्वैत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह सख्त हो गया। वह अभी बिना किसी भाव के ऋतिक को घूरते रहा था। अद्वैत बिना कुछ बोले आकृति के हाथों को कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। आकृति खुद के हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अद्वैत की पकड़ इतनी तेज थी कि आकृति खुद के हाथ को नहीं छोड़ पा रही थी। भाई, आप आकृति को ऐसे लेकर कहाँ जा रहे हैं?
अदिति आकृति को इस तरह ले जाते देखकर अद्विक से पूछी। अद्विक उसकी बातों का जवाब दिए बगैर आकृति को अपने साथ लिए रूम की तरफ बढ़ गया। आकृति भी हैरान थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अद्विक ऐसा क्यों कर रहा है। छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। आकृति दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर बोली। अद्विक एक नज़र घूरकर आकृति को देखा और फिर तेजी से उसे लेकर रूम की तरफ चला गया। अद्विक आकृति को लेकर रूम के अंदर गया, फिर तुरंत एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर बंद हो गया। बाहर खड़े अदिति और ऋतिक दोनों ही अद्विक का ये रूप देख हैरान थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिर अद्विक ऐसे आकृति के साथ क्यों कर रहा है? वही टीना तो ये सब देख बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि अद्विक कहीं आकृति के पास अकेले में रहा तो कहीं दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए और एक बार फिर से अद्विक कहीं आकृति के करीब ना चला जाए। ये सोचकर वो घबरा रही थी। उसकी नज़र भी एक तक उस रूम की डोर की तरफ ही थे। वहीं अंदर रूम में अद्विक आकृति को वॉल से लगाकर खड़ा किया और खुद उसके बिल्कुल करीब आ गया। वह अपनी जलती हुई निगाहों से आकृति की तरफ देखने लगा। वही आकृति अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक उसे ऐसे क्यों रूम में लेकर आया है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़के के इतना करीब जाने की और उसके इस तरह से गले लगने की, वो भी मेरे सामने? अद्विक गुस्से से अपने दांत पीसते हुए आकृति से बोला। आकृति ने जब अद्विक की बातें सुनी तो वो चौंक गई और अपने कंफ्यूज भरे नज़रों उसे देखने लगी। आकृति समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अद्विक ऐसा क्यों कह रहा है। वह अभी भी कंफ्यूज भरी नज़रों से अद्विक की तरफ देख रही थी। वही अद्विक का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। अद्विक आकृति की कलाई को कसकर पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ मोड़ा और उसकी तरफ झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को ले जाते हुए अपने दांत पीसकर बोला, अब इस तरह से चुप क्यों हो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई या फिर तुम समझ कर भी ना समझ बनने की एक्टिंग कर रही हो? अगर एक्टिंग कर रही हो तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रही हो तुम। इतना बोल कुछ पल के लिए अद्विक चुप हो गया। फिर कुछ सेकंड के बाद आकृति के बिल्कुल करीब झुककर अपने सर्द आवाज में बोला, यू आर माई वाइफ और इस तरह से तुम किसी और के करीब नहीं जा सकती। यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अद्विक की एक एक बातें आकृति को चुभ रहे थे। उसे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विक ऐसा क्यों बोल रहा है। वह ऐसा किसके पास चली गई जो अद्विक इतना गुस्सा हो रहा है? अगर वो ऋतिक को लेकर बोल रहे हैं तो ऋतिक तो उसका सिर्फ एक दोस्त है। फिर क्या अद्विक को उस पर इतना भी विश्वास नहीं कि उसके दोस्त को लेकर उस पर इस तरह से शक कर रहे हैं? वहीं आकृति को चुप देखकर अद्विक का गुस्सा पल पल बढ़ते ही जा रहा था। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल हो रहे थे। वह आकृति की कलाई पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते जा रहा था। छोड़िए मुझे, आप मुझे हट कर रहे हैं। आकृति दर्द भरी आवाज में अपनी सहमी में निगाहों से अद्विक की तरफ देखकर उससे बोली। वही अद्विक आकृति की आवाज सुनकर भी नहीं रुका। वह अभी भी आकृति की कलाई को मोड़ता रहा। अब दर्द के कारण आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर अद्विक तिलमिला उठा और एक झटके में आकृति के हाथ को छोड़ दिया, जिससे आकृति लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। वो नीचे गिरती पर उससे पहले ही वो वॉल को पकड़ ली। वही अद्विक बिना आकृति की तरफ देखे डोर ओपन किया और तेज कदमों के साथ चलते हुए बाहर निकल गया। वही अद्विक जैसे ही बाहर आया, सबकी नज़र अद्विक के चेहरे पर गए जो कि इस वक्त बहुत ही डार्क था। ऋतिक और अदिति अद्विक की तरफ ही देख रहे थे। वही ऋतिक की नज़रें उसे रूम की डोर की तरफ गई जहां से अभी अभी अद्विक आया था। क्योंकि आकृति अभी अंदर ही थी, उसे बेचैनी होने लगी थी। अदिति जल्दी से अद्विक के पास जाकर बोली, भाई आकृति कहाँ है? वही ऋतिक भी अद्विक की तरफ देख रहा था कि जैसे वो अद्विक के जवाब का इंतजार कर रहा हो। अद्विक ने ऋतिक को खुद की तरफ देखा हुआ पाया तो वो उसे घूरने लगा और फिर अदिति से बोला, आदू तुम घर जाओ, बाद में तुमसे आकर आकृति मिल लेगी। अदिति को अद्विक की बातें कुछ सही नहीं लग रही थी। ना जाने क्यों उसे आज अपना भाई कुछ बदला हुआ लग रहा था। तभी उसकी नज़र वही साथ में खड़ी टीना पर गई तो अदिति उसे बुरी तरह घूरने लगी और टीना के पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरे भाई और भाभी का घर है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का, निकलो यहाँ से। अदिति की बातें सुन टीना को बहुत तेज गुस्सा आया। उसका तो मन किया कि अभी अदिति को खींचकर एक थप्पड़ मार दे, पर वो अद्विक के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी।
क्योंकि वो अद्विक की नज़रों में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। इसलिए वह बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर अदिति से बोली, अदिति ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ बस अपनी बहन से मिलने आई थी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम वापस से मेरे भाई और मेरी फ्रेंड के बीच दरार पैदा करने के लिए आए हो ना? पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। ये तुम क्या बोल रही हो अदिति? भला मैं क्यों अपनी बहन की लाइफ बर्बाद करूंगी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहन अद्विक के साथ खुश रहे। भले ही मेरे और अद्विक के बीच पहले कुछ और ही रिलेशन था, पर अब अद्विक मैरिड है और मैं क्यों दोनों के बीच आकर उनकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद करूंगी? टीना अपनी बात बोलकर रोने लगी और अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज अद्विक तुम समझाओ ना अदिति को, यह मुझे गलत समझ रही है। तुम बताओ ना, क्या मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओ? उल्टा मैं तो और तुम दोनों को एक करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो अद्विक? इतना बोलकर वो अद्विक के सामने ही तेज तेज रोने लगी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। ये सब देखकर अद्विक अपनी बहन को घूरने लगा और उसे घूरते हुए बोला, आदू मैंने अभी तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, हम इस बारे में बाद में बातें करेंगे। अदिति अपने भाई की तरफ देखी, फिर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी, पर तभी अद्विक की बात सुन वो रुक गई। आदू अपने साथ ही अपने दोस्त को भी यहाँ से लेकर जाओ। ऋतिक को अद्विक की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो यहाँ अपनी फ्रेंड आकृति से मिलने आया था, पर अफसोस वो उससे ढंग से मिल भी नहीं पाया। वह कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही अदिति उसके पास जाकर उससे बोली, चलो ऋतिक यहाँ से, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बाद में आकृति से आकर मिल लेंगे। इतना कहकर अदिति ऋतिक के हाथ को पकड़ी और उसे लेकर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गई। जाते हुए भी ऋतिक की नजरें अद्विक को ही घूर रहे थे। वही अद्विक भी ऋतिक को अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंखों से ही ऋतिक को जला देगा। अदिति ऋतिक के साथ बाहर आई तो ऋतिक अदिति से बोला, यार मैं आकृति से मिल भी नहीं पाया और तुम मुझे अपने साथ लेकर आ गई। अदिति ऋतिक की बात सुन उसकी तरफ देखकर बोली, तुझे क्या लगता है अभी तू इस हालत में आकृति से मिल पाता? अभी हमारा मिलना सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर आ गई। पर मुझे तेरा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह कितना एरोगेंट है, ना जाने आकृति कैसे इस इंसान को झेलती होगी और उसने कैसे इस इंसान से शादी कर लिया। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरा बस चलता तो मैं कभी भी उसे इस रूड एरोगेंट इंसान के साथ बिल्कुल शादी नहीं करने देता। ऋतिक अद्विक के चेहरे को याद करके थोड़ी नाराजगी से बोला। ऋतिक की बात सुनकर अदिति उसे घूरने लगी तो ऋतिक हड़बड़ा गया और बोला, यार तू बुरा मत मान, भले ही वह तेरा भाई है पर वो बिल्कुल भी तुझसे मैच नहीं करता। कहाँ तू इतनी अच्छी और ओपन माइंडेड है और कहाँ तेरा भाई वो सच में बहुत ही अजीब है। हाँ मुझे पता है मेरा भाई थोड़ा अलग है, वह हमारी फैमिली में सबसे अलग है, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमेशा से मैं अपने भाई से ज़्यादा नहीं बोलती, बहुत कम ही हम लोगों में बातें होती हैं और मैं कभी भी उनसे सवाल जवाब भी नहीं करती। पर जब बात मेरी फ्रेंड की आती है तो मैं खुद को बोलने से नहीं रोक पाती। और तू टेंशन मत ले, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को उदास तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अदिति आकृति के बारे में सोचते हुए ऋतिक से बोली। फिर दोनों ही कार में जाकर बैठ गए और ऋतिक कार को स्टार्ट कर उसे आगे बढ़ा दिया। वही रूम में आकृति फर्श पर बैठी हुई थी। वह अपने कलाई को दूसरे हाथ से सहला रही थी, जिस पर अद्विक के पांचों उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस वक्त आकृति को अपनी कलाई में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे अद्विक की बातें बहुत बुरी लग रही थी। इसके साथ ही साथ उसे ये लग रहा था कि आखिर अद्विक ने ऐसा क्यों कहा। मुझे तो मना कर दिए, पर खुद का क्या जो हर वक्त टीना के बगल में बैठे रहते हैं। टीना उनसे एकदम चिपकी रहती है, खुद तो कभी नहीं देखे और मुझे बोल रहे हैं। आकृति की दांत पीसते हुए सब सोचकर मन ही मन बोली, पर उसे बार बार बस रोना आ रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वही टीना सबके जाने के बाद वैसे ही सोफे पर बैठकर रोने लगी। अद्विक जो कि अभी अपने मोबाइल पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था, टीना जैसे ही देखी कि अद्विक के कॉल कट हो गए, वो वापस से रोने की एक्टिंग करने लगी। अद्विक कुछ सेकंड तक उसकी तरफ घूरा। उसे टीना की ऐसी हरकतें इरिटेट कर रहे थे, पर फिर वो एक गहरी सांस लिया
और सोफे पर बैठी टीना की तरफ बढ़ गया। टीना जो कि अपने सिर को नीचे झुकाए लगातार रोए जा रही थी। अद्विक उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये सब क्या है टीना, रोना बंद करो। अच्छा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ? मैं अपनी बहन की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो, उसे डाइवोर्स दे दो? या कभी मैंने अपनी बहन को जाकर यह सब कहा? फिर सब लोग मुझे क्यों गलत समझते हैं? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, अफसोस मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी इसके लिए लड़ा नहीं, और ना ही कभी तुमसे ये कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। फिर भी ना जाने क्यों हमेशा सब लोग मुझे ही बोलते रहते हैं और मुझे ही गलत समझते हैं। अदिति तो मुझे बहुत नफरत करती है, जबकि मैंने कभी अदिति का भी कुछ बुरा नहीं किया। हमेशा उसे अपनी एक अच्छी बहन की तरह समझा। जितना मैं आकृति को मानती हूँ उतना ही मैं अदिति को भी अपना मानती हूँ। फिर मैं आखिर कहाँ गलत हूँ? कहाँ मुझसे गलती हो गई है? इतना बोलकर वो रोने लगी। अद्विक कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा था और टीना की सारी बातें सुन रहा था। अद्विक को ऐसे चुप देखकर टीना को थोड़ा अजीब लगा। उसने तो सोचा था कि ये सब ड्रामा करेगी तो अद्विक उसके और करीब आ जाएगा, पर उसका ये ड्रामा काम नहीं कर रहा था। अचानक से कुछ सोच उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गए। टीना उठी चलते हुए डोर की तरह बढ़ गई। टीना को ऐसे जाते देख उसे आवाज लगाते हुए बोला, टीना कहाँ जा रही हो? टीना उसे जैसे ही अद्विक की बात सुनी उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो गई, पर फिर वो अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और आकर मुझ पर यह ब्लेम लगाए कि मैं तुम्हारे और आकृति के बीच आ रही हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, पर तभी अद्विक उसे रोकते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो और अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो। वो उसी तरह रोते हुए बोली, नहीं अद्विक, तुम मुझे जाने दो, अब मैं और इस दर्द को नहीं झेल पाऊंगी। अद्विक तुरंत आगे बढ़ा और टीना की कलाई को पकड़कर उसे अंदर लाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चुपचाप से अंदर जाओ। टीना तुरंत अद्विक के शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसका सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अद्विक उसे गुस्से से घूर रहा था। टीना उससे और भी ज्यादा चिपकती जा रही थी। कुछ देर बाद वो रोते रोते ही बेहोश होने का नाटक की। ये देख अद्विक तुरंत ही उसे अपने गोद में उठाया और उसे लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। वही अपने रूम के बाहर खड़ी आकृति ये सब कुछ देख रही थी। आकृति अद्विक को इस तरह से टीना को अपने गोद में लेकर जाते देख लेती है। उसकी आंखों में रुके आंसू एक बार फिर से बहने लगे और उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गए। वो बिना कुछ बोले वापस अपने रूम में जाकर बेड पर बैठकर रोने लगी। वही अद्विक टीना को रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है और उसके गालों को थपथपा कर बोला, टीना, टीना उठो। इतना बोलकर अद्विक एक साथ बहुत सारा पानी के छिंटे को टीना के चेहरे पर मारा। कुछ देर में धीरे धीरे टीना अपनी आंखें खोली और अद्विक की तरफ देखकर एक बार फिर से अपने नकली आंसू बहाते हुए बोली, अद्विक, अद्विक बेबी, अब तुम कैसा फील कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अद्विक टीना के हाथ को पकड़कर उससे पूछा। वही टीना अद्विक के हाथों को और भी ज्यादा कसकर पकड़कर उसे चिपक गई और बोली, मैं ठीक हूँ बेबी, तुम हो ना मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो अद्विक को अपनी तरफ खींच लेती है, पर अद्विक तुरंत ही खुद को संभाल लिया और टीना से थोड़ा दूर होते हुए बोला, ठीक है तो टीना, तुम आराम करो, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। इतना बोल अद्विक टीना से तुरंत दूर हो गया। फिर वो तुरंत वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहीं अद्विक के जाते ही टीना तुरंत उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ अद्विक बेबी, तुम कितने भोले और बेवकूफ हो। मैं जरा सा नाटक किया कि तुम तो परेशान हो गए और तुरंत मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ लेकर रूम में आ गए। ये भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे इस तरह से तुम्हारे गोद में देख तुम्हारी वाइफ पर क्या बीतेगी। पर कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया और उस आकृति के आंसू देखकर तो मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। रही बात उस अदिति की, वो इस बार तो बच गई है, पर अगली बार नहीं, अगली बार मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुम भी वैसे ही आकृति की तरह रोओगी जैसे आज वो आकृति रो रही है। ये सब बोलते हुए टीना के होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। अद्विक स्टडी रूम में आया तो सबसे पहले अपने शर्ट के बटन खोल उस शर्ट को निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो तुरंत वही स्टडी रूम में ही बने वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। वो रगड़ रगड़ कर खुद को साफ कर रहा था। वहीं आकृति अपने रूम में थी
और पूरे दिन वह रूम में ही रही। वो एक बार भी बाहर नहीं आई। अद्विक भी स्टडी रूम में बैठा हुआ था और लैपटॉप में उसकी निगाहें गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। आखिर उसके माइंड में चल क्या आ रहा था, ये बता पाना मुश्किल था। शाम के समय में आकृति बेड पर से उठी। वो सुबह से ही बेड पर पड़ी हुई बस रोए जा रही थी। बेड पर लेटने के कारण उसके कपड़े भी थोड़े सिकुड़ गए थे, इसलिए वह अपने कपड़े चेंज करने के लिए सोची और कबर्ड की तरफ बढ़ गई। वो कबर्ड में से अपने कपड़े को निकालने लगी। उसके कबर्ड में कपड़े थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे। वो उन कपड़ों में से अपने लिए एक सिंपल सा ड्रेस ढूंढने लगी। कपड़े निकालते हुए ही अचानक आकृति की नज़र एक जगह जाकर ठहर गए। वो एक कपड़े को निकाली और अचानक ही उस कपड़े के साथ एक पेपर नीचे जा गिरा। कपड़ों के बीच से एक पेपर को गिरता देख आकृति को थोड़ा अजीब लगा। वो कुछ सेकंड तक उस पेपर की तरफ देखती रही और फिर नीचे झुककर उस पेपर को उठा लिया। जैसे ही आकृति ने उस पेपर को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर जम सी गई और उसके हाथ से वो पेपर छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक बार फिर से उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये पेपर देख रही है, पर अभी भी उसे कुछ कन्फ्यूजन थी। वो उस पेपर को उठाती है और तुरंत ही उसमें से नंबर चेक कर किसी को कॉल की। कुछ देर तक बातें करने के बाद उसे सब कुछ पता चल गया और अब उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ दर्द भी दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वो तेजी से उस रूम से बाहर निकली और भागते हुए अद्विक के बंगले से बाहर आ गई। इस बीच उसे कोई भी होश नहीं था। वो बस रोड पर चली जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे अपने आगे पीछे किसी चीज का होश नहीं था। वहीं रोड पर तेजी से गाड़ियां दौड़ रही थी, पर आकृति तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। उसे किसी भी गाड़ी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था और उसकी आंखों के सामने बार बार वही पेपर आ रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आज जिन पेपर को देखी है वह रियल है। अचानक ही पीछे से तेज गाड़ी चलती हुई आकृति की तरफ बढ़ने लगी। आकृति को न ही उस गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रहे थे और न ही उसे इस बात का भी होश था कि वो अभी कहाँ है। बार बार गाड़ियां हॉर्न दे रही थी, पर आकृति इस तरह बस बेसुध होकर रोड पर चली जा रही थी। तभी सामने से एक ट्रक तेजी से चलते हुए आकृति की तरफ बढ़ने लगा। वही आकृति अभी भी बस नंगे पांव रोड पर चली जा रही थी। उसके पैर में भी पत्थर चुभ रहे थे, पर उसे इस बात का भी कोई होश नहीं था। एक झटके में ट्रक आया और आकृति सीधे रोड के दूसरी साइड जा गिरी। पर आकृति को चोट नहीं आई थी, क्योंकि सही समय पर किसी ने उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में उसे रोड के दूसरी तरफ खींच लिया था। पर सामने अचानक खींचे जाने से आकृति वही रखे पत्थर से टकरा गई, जिस कारण उसके सर पर चोट आ गई थी और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर में आकृति को हॉस्पिटल ले जाया गया। आकृति वार्ड के अंदर थी और डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो बाहर ऋतिक और अदिति खड़े थे। डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोले, पेशेंट की फैमिली मेंबर कौन है? क्या आप दोनों उनके फैमिली मेंबर हैं? जी, मैं उनकी फ्रेंड और उसकी नंद दोनों हूँ। वो मेरी भाभी है, अदिति डॉक्टर की तरफ देखकर तुरंत बोली। डॉक्टर अदिति को देखे और बोले, मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है। वैसे उन्हें काफ़ी गहरी चोट नहीं आई है, बस थोड़े बहुत उनके सिर, हाथों और पैर में चोट आई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पत्थर से ठोकर लगने के कारण उन्हें चोट लगी, और घबराने की कोई बात नहीं है, वह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप अगर सही वक्त पर आकृति को यहाँ नहीं लाते तो ना जाने उसके साथ क्या हो जाता। अदिति और ऋतिक डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले। डॉक्टर उनकी बातें सुनकर तुरंत बोले, पर मैं नहीं लाया, इन्हें तो कोई और यहाँ लेकर आए थे। क्या? पर हमें तो हॉस्पिटल से ही कॉल आया था। अगर आप आकृति को नहीं लाए तो कौन आकृति को यहाँ लेकर आया? अदिति हैरान होकर डॉक्टर से पूछी। वही डॉक्टर अदिति की बात पर बोले, ये तो हम भी इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बातें सुन अदिति और ऋतिक थोड़े शॉक लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने आकृति को बचाया। कुछ देर बाद दोनों ही वार्ड के अंदर आकृति के पास गए। आकृति अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। अदिति बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, क्या है आकृति, तू ऐसा क्यों करती है? कब तू अपना ध्यान रखना सीखेगी? ऋतिक भी आकृति को देख रहा था।
और वो अदिति से बोला, जब से इसकी शादी हुई है ये बिल्कुल लापरवाह हो गई है। ना जाने इसे क्या हो गया है, मुझे तो ये पहले वाली आकृति लगती ही नहीं, ये पहले से बिल्कुल चेंज हो गई है। अदिति कुछ नहीं बोली, वह बस आकृति की तरफ देखते रही। वही दूसरी तरफ डॉक्टर केबिन में गए और अपने चेयर पर बैठकर तुरंत अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद कॉल पिक हुआ और वो डॉक्टर तुरंत बोले, अब वो पहले से ठीक हैं। मैंने उन लोगों को आपके बारे में कुछ नहीं बताया है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कॉल कट कर दिया। वही वार्ड में कुछ देर बाद धीरे धीरे आकृति की आंखें खुली तो वो अपने आंखों के सामने अदिति को देखती है। आह, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आकृति अपने सिर पर हाथ रखकर कराहते हुए बोली। अदिति उसे घूरकर देख रही थी और बोली, ये सब तेरे कारण हुआ है, न जाने तेरा कहाँ ध्यान रहता है, जो तुझे अपना जरा सा भी होश नहीं रहता। तुझे पता भी है तू रोड के बीचों बीच चली जा रही थी और तेरा एक्सीडेंट हो गया। भला हो उस इंसान का जिसने तुझे बचा लिया और तुझे बस हल्की सी चोट लगी, वरना शायद अब तक तो तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता। आकृति अपने सिर को पकड़ते हुए अदिति की तरफ देखती है और थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, किसने मुझे बचाया है? ऋतिक और अदिति दोनों ही आकृति की तरफ देखे और बोले, ये तो हमें भी नहीं पता कि किसने तुझे बचाया और तुझे हॉस्पिटल भी लेकर आया। अदिति की बात सुन आकृति भी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद अदिति आकृति को अपने हाथों से सूप पिला रही थी। वहीं ऋतिक उसकी दवा लेकर वार्ड के अंदर आया और वो अदिति से बोला, डॉक्टर बोले हैं कि आज की रात आकृति को यहीं रहने दो, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। अदिति बस हाँ में सिर हिला देते हैं। वही आकृति मुंह बनाकर बोली, यार अदिति मुझे घर ले चलना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बिल्कुल चुप हो जा, ऐसी हालत में भी तुझे घर जाना है। कल सुबह हम घर चलेंगे, बस एक रात की तो बात है और डॉक्टर की निगरानी में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इतना बोलते हुए अदिति वापस से आकृति को सूप पिलाने लगी। वहीं आकृति मुंह बनाकर वह सूप पी रही थी। कुछ देर बाद वह आकृति दवा खिलाकर लिटा देती है। ऋतिक को उसके डैड का कॉल आया तो कुछ देर बाद उसे वापस घर जाना पड़ा। अदिति ने उसे जाने के लिए कह दिया था, वो चला जाए क्योंकि आकृति के पास वो है। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की अपने सैंडल की टक टक की आवाज करते हुए बड़े ही अदा के साथ आकृति के वार्ड के अंदर आई। आकृति ने हलचल महसूस किया तो अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी लड़की को देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं टीना थी। कैसे हो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई थी ना? आकृति के सिर के पास अपने उंगलियों को ले जाते हुए बड़े ही प्यार से बोली। आकृति झट से टीना के हाथ को खुद के माथे पर से हटा देती है और थोड़ी नाराजगी से बोली, यहाँ क्यों आई हो? मैं तो ये देखने आई थी कि मेरी बहन ठीक तो है ना, कहीं मर तो नहीं गई। पर देखो तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं भी ना खामखा में यहाँ पर आ गई। फिर जब मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल में होने की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पर तुम्हें पता है अद्वैत ने तो यहाँ आने साफ मना कर दिया कि वो तुम्हें देखने नहीं जाएगा। और जब मैंने उससे पूछा तो वो बोला तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो देखो। सॉरी आकृति, मुझे नहीं पता था तुम्हारा पति तुमसे इतना नफरत करता है। टीना की बातें सुन एक पल के लिए आकृति की आंखें हल्की नम हो गई और उसकी आंखों के सामने वो पेपर आ गया जो उसने अपने कब्र में देखा था। ओ मेरी बहन को रोना आ रहा है, प्लीज मत रोना। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ऊप्स, मैं तो तुम्हें खून के आंसू रुलाना चाहती हूँ, ये नॉर्मल आंसू तो कुछ भी नहीं है मेरी प्यारी बहन। टीना आकृति के हाथों में लगे ट्रिप को कसकर मसलते हुए उससे बोली। वही टीना के ऐसा करने से आकृति दर्द से बुरी तरह सिसक उठी। फिर झट से टीना से अपने हाथ को दूर कर ली। ओ तुम यही सोच रही होगी ना कि अचानक से क्यों अद्वैत इतना कठोर हो गया और वो तुमसे इतना नफरत क्यों करने लगा है। टीना की बात पर आकृति भी उसकी तरफ देखने लगी। आखिर वो भी तो जानना चाहती थी कि अचानक से अद्वैत उससे इतनी नफरत करने लगा। वो टीना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तभी टीना आकृति की तरफ देखकर बोली, तुम्हें नहीं पता अद्वैत के इस नफरत की वजह कोई और नहीं मैं हूँ। तुम दोनों के बीच की जो दूरियां कम हो रही थी उसे मैं इतना बढ़ा दिया कि अब तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। टीना आकृति के चेहरे की तरफ झुकते हुए मुस्कुराई। वही आकृति अभी भी टीना की कई बातों को समझ नहीं पा रही थी। वो अपने कंफ्यूज भरी नजरों से टीना की तरफ देख रही थी। ये देखकर टीना हंसते हुए बोली, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी कंफ्यूजन कर देती हूँ।
इतना बोलकर टीना अपने बैग में से एक एनवेल्प निकाली और उसमें से कुछ फोटोज निकालकर आकृति की तरफ बढ़ा दी। आकृति घूरकर कभी टीना की तरफ तो कभी उन फोटोज की तरफ देख रही थी। अरे ये लो ना, देख लो मैंने क्या क्या किया है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन को इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। टीना अजीब सा मुंह बनाकर आकृति से बोली, जैसे मानो उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। आकृति टीना के हाथों से फोटोज लेती है और एक एक करके उस फोटो को देखने लगी। ये फोटो उस रात होटल रूम की थी जिसमें आकृति और ऋतिक थे। वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए लेटे थे। दोनों के ही कपड़े अस्त व्यस्त थे। आकृति ऋतिक के सीने पर अपना सिर रख कर लेटी थी और ऋतिक के हाथ आकृति के कमर पर थे। ऐसे ही बहुत सारी फोटोज थी। वो फोटो इस एंगल से लिए गए थे जिससे उन फोटो को देखकर यही लग रहा था जैसे मानो उनके बीच बहुत कुछ हुआ हो। आकृति जैसे जैसे उन फोटोज को देखती उसकी आंखें लाल होते जाती। वह गुस्से से लाल आंखों के साथ टीना की तरफ देखते हुए बोली, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? आप अपनी बहन की लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे और ऋतिक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इन फोटोज को देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे बीच बहुत कुछ हुआ है। और जो कोई भी इन फोटोज को देखेगा सभी को यही लगेगा कि तुम दोनों के बीच उस रात क्या क्या नहीं हुआ होगा, और सभी ये कहेंगे तुम्हारे और ऋतिक के बीच नाजायज संबंध हैं। जब ये फोटोज अद्वैत ने देखा तो बेचारे का तो दिल ही टूट गया। तुम्हें पता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे रात को वो बहुत रोया बेचारा, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर गए। वह तुमसे अब बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। टीना की बातें सुन आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे पता चला कि क्यों अचानक से अद्वैत उससे इतना नफरत करने लगा है, क्यों वो उससे इतनी दूरी बना लिया है और इस तरह से रूड बिहेव कर रहा है। लगता है मेरी बहन को सब पता चल चुका है कि उसका पति क्यों उससे नाराज है। बस तुम्हें मैं बता दूं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। वह तुमसे दूर हो चुका है और अब कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और अभी भी जो तुमने अपने कबर्ड में वो पेपर देखी ना, वो भी इसी रात के बाद वह सब हुआ। अब क्या करे, तुम्हारा पति तुम पर विश्वास ही नहीं करता तो उसे वह कदम उठाना पड़ा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप हम दोनों को अलग करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी। मुझे तो लगा था कि आप अद्वैत को प्यार करते हैं, पर नहीं, आपको तो सिर्फ वही एक टॉय के रूप में चाहिए जिनके साथ आप खेल सके। अब और कितना नीचे गिरेंगी आप? आकृति टीना को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए उससे बोली। वहीं टीना को अब आकृति की बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो आकृति के गाल को कसकर पकड़ते हुए बोली, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा है, अभी तो मुझे तुम्हारी लाइफ को हेल बनाना है, तुम बस देखते जाओ। और रही बात अद्वैत की, तो वो तो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर टीना एक झटके में आकृति के चेहरे को छोड़ी और वहां से जाने लगी। लेकिन फिर पीछे मुड़कर वो आकृति के पास आई और धीरे से उसके कान बोली, तुम्हें एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मेरे और अद्वैत के बीच वो सब कुछ हो चुका है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। इतना बोल वो एक तिरछी स्माइल की और आकृति की तरफ देख अपने कमर को मटकाते हुए वार्ड से बाहर चली गई। वही टीना की यह बात सुनकर आकृति की आंखों में रुके आंसू झरझर करके गिरने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके कानों में टीना की कहीं एक एक बातें गूंज रही थी। इसके साथ ही साथ उसकी नजरें एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़े फोटोज पर गई, जिन्हें वो गुस्से से मरोड़ते हुए बोली, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया टीना दी। उसी समय वार्ड का डोर ओपन हुआ। अदिति आए और वो तुरंत आकृति की तरफ देखते हुए बोली, अक्कू तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने देखा अभी यहाँ से वो टीना गई है, उसने कुछ तेरे साथ किया तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ आदो, उसने कुछ भी नहीं किया। आकृति अदिति की तरफ देखते हुए बोली। अदिति आकृति को अपनी आंखें छोटी करके बोली, अगर ऐसा था तो फिर वो यहाँ क्यों आई थी? कोई बात है, अगर वो यहाँ आई थी तो जरूर कुछ तो कांड की ही होगी। बता मुझे, अक्कू अब क्या किया है उसने? क्या वो तुझे यहाँ परेशान करने आई थी? मुझे बता, मैं अभी उसे ठीक करके आती हूँ। इतना कहते हुए अदिति अपने हाथों की स्लीव्स को मोड़ने लगी। अदिति को देख आकृति मुस्कुराई और बोली, अरे यार कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही मुझे देखने आई थी और कुछ नहीं, तू वह सब छोड़, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। इतना कहकर आकृति उठने लगी। अदिति उसकी थोड़ी हेल्प की, फिर उसके बाद आकृति उठकर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
आकृति को ऐसे जाते देखकर अदिति को थोड़ा अजीब लगा। वह मन ही मन बोली, अगर वो टीना यहाँ आई थी तो वो इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगी। जरूर उसने कुछ तो किया है और अब मुझे पता करना ही होगा, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे कुछ नहीं बताएगी। इतना कहते हुए अदिति अपनी नजरों को इधर उधर घुमाई। तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर ठहर गए। वहीं नीचे एक फोटो गिरा हुआ था। वो जल्दी से नीचे झुकी और उस फोटो को उठाकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अदिति के हाथ में वह फोटोग्राफ थी और वह हैरानी से आंखें बड़ी किए उस फोटोग्राफ की तरफ देखे जा रही थी। उस फोटोग्राफ को देखकर अदिति सब समझ गई कि यहाँ पर टीना क्यों आई थी। उसे अच्छे से पता चल चुका था, टीना आकृति को यह फोटो दिखाकर यहाँ डराने के लिए आई थी। वह समझ गई थी कि जरूर यह सब किया धरा टीना का ही होगा। उसी ने आकृति को फंसाया होगा ताकि वो उसके और भाई के बीच गलतफहमियां पैदा कर सके। उन दोनों लोगों के बीच दूरियां आ जाए, जैसा कि वो हमेशा से करते आई थी। उस फोटो को देखते हुए अभी अदिति की आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्से की भी भाव थे। कुछ देर बाद आकृति जब वॉशरूम से बाहर आई तो वो अदिति को ऐसे चुपचाप खड़े देख थोड़ा हैरान हुई। उसने जब ध्यान दिया तो अदिति के हाथों में वह फोटो थी। ये देखकर आकृति भी चौंक गई, क्योंकि उसने तो उस फोटो को छिपा लिया था। फिर कैसे अदिति के हाथ में वह फोटो लग गए? उसे याद आया कि लगता है जल्दबाजी में उसके हाथ से एक फोटो नीचे गिर गई। वह धीरे से चलते हुए अदिति के पास आई तो अदिति उससे ही घूर कर देख रही थी। आकृति ये समझने लगी कि अदिति भी उसे गलत समझ रही है। वो ये सोचने लगी कि जरूर अदिति भी वही देख रही है जो फोटोज में देखा गया है। लेकिन सच तो कुछ और था, क्योंकि चाहे कितना भी उसे अपनी अच्छी दोस्त मानती हो, पर वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके भाई को कोई लड़की धोखा दे। अदिति अभी भी घूरकर आकृति को देख रही थी। ये देखकर आकृति को डर सा लगने लगा था। वह धीरे से अदिति की तरफ बढ़ी और बोली, आदू, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है ये फोटो। इतना ही बोलकर आकृति चुप हो गई, क्योंकि अदिति ने अपने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। अब आकृति की आंखें नम हो गई थी। उसे यही लग रहा था कि एक अदिति तो थी जो उसका साथ दे रही थी, आज वो भी उससे दूर हो रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये देखकर अदिति आगे बढ़ी और आकृति के कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोली, ये क्या है आकृति, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये भी देखने को मिलेगा। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया और मैं हमेशा तेरे साथ थी, फिर भी तूने मुझसे ये बात छुपाई। आकृति अदिति की बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो गई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो अदिति को समझने की कोशिश करते हुए बोले, आदू, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं आकृति? अब तू मुझे बताएगी कि मैं कैसा सोच रही हूँ, सही या गलत? तूने मुझे धोखा दिया। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि टीना तुझे यहाँ ब्लैकमेल करने के लिए आई थी? ये सब फोटो दिखाकर। जैसे ही आकृति ने सुना वह चौंक गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए अदिति की तरह देखने लगी, जैसे मानो उसे अभी भी विश्वास ना हो रहा हो। आकृति को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए देख अदिति से घूरते हुए बोली, क्या अब इस तरह से मुझे क्यों देख रही है? बता मुझे, मैं सच जानना चाह रही हूँ। आकृति, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अदिति की बात सुनकर आकृति रोते हुए झट से अदिति के गले लग गई और उसके कंधे से लिपटकर रोते हुए बोली, अदिति, तुम मुझसे नाराज नहीं है। मुझे तो लगा था कि तू मुझ पर गुस्सा करेगी, पर तू तो। अभी आकृति बोली ही रही थी कि तभी अदिति उसे खुद से दूर करके बोली, ये तुझे किसने कहा कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ? मैं अभी भी तुझसे बहुत नाराज हूँ। आखिर तुमने कैसे मुझसे ये बात छुपाई? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं उस टीना को अच्छा सबक सिखा देती। आकृति, अब मैं तुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। तू हमेशा मुझसे अपनी बातें छुपाती है। क्या तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त नहीं मानती हो? सच सच बता आकृति, अगर यह बात है तो बोल, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोल अदिति जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है और आकृति उसके हाथ को पकड़कर बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। और किसने तुझे कहा कि मैं तुझे अपने दोस्त नहीं मानती? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी जान है। भला मैं तुझे कैसे खुद से दूर जाने दे सकती हूँ? दोबारा ये बात अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि तू मेरे लिए बहुत खास है, सबसे ज्यादा। नहीं, मैं नहीं मानती कि मैं तेरे लिए खास हूँ। अगर खास होती तो तुम मुझे सब कुछ बताती। ये बोलकर अदिति आकृति से अपना चेहरा फेर कर मुंह फुला लेती है। आकृति उसे देख मुस्कुराए और उसके चेहरे को पकड़कर बोली, पागल लड़की, मैं यहाँ ये सोच सोच कर परेशान थी कि कहीं तू इस फोटो को देखकर सच न मान ले।
और तू भी मुझे गलत समझ ले, पर तूने सोचा भी कैसे कि मैं इन फोटोज पर विश्वास कर लूंगी? मुझे तुझ पर और ऋतिक दोनों पर पूरा विश्वास है। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत खास हो और मैं तुम दोनों पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। और मैं इस फोटो को देखते ही समझ गई थी कि इन सब के पीछे उस टीना का ही हाथ होगा। इस बार तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तू पहले मुझे सब सच बता। अब आकृति अदिति के पूछने पर एक एक करके सारी बातें अदिति को बता देती है। अदिति जैसे जैसे आकृति की बातें सुन रही थी, वो हैरान होती जा रही थी। आकृति ने अदिति को सब कुछ बता दिया था, सिवाय उस पेपर के बारे में छोड़कर, क्योंकि उसके बारे में वो खुद अद्विक से बात करने वाली थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अद्विक के पास जाकर इस बारे में सब कुछ क्लियर करेगी, क्योंकि अब वो बहुत थक चुकी थी। उसे अब अद्विक से सब कुछ आमने सामने बात करना थी। वो अपने दर्द को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने ऑलरेडी बहुत दुख झेल लिए थे, पर अब वो और इस दुख को नहीं झेलना चाहती थी। उस टीना चुड़ैल को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अब तू देख आकृति कैसे मैं उस चुड़ैल को ठीक करती हूँ। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी भी तेरे पास आने और तुझे धमकाने से पहले 100 बार सोचेगी। अदिति टीना के बारे में सोचते हुए अपने दांत पिसकर आकृति से बोली। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका बस चलता तो अभी टीना के पास जाकर उसका सिर फोड़ देती। अभी वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल की हुई थी, क्योंकि उसे अभी आकृति को संभालना था। रात में ऋतिक आकृति और अदिति के लिए अपने घर से डिनर बनवा कर लाया था। हालांकि वह जानता था कि अस्पताल में उन दोनों को कैंटीन से डिनर मिल जाएगा, पर फिर भी वह अपने घर से बनवा कर लाया था। तीनों साथ में बैठे हुए थे। अदिति और आकृति ने ऋतिक के सामने उन फोटोज के बारे में कोई भी बातें नहीं की, क्योंकि वह दोनों नहीं चाहती थी कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आए या कोई एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करें। उनके मन में जब ऐसा कुछ था नहीं तो वो उसे इस तरह की बात लाना भी नहीं चाहते थे। अभी तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे कि तभी अदिति का फोन बजने लगा। अदिति अपने पर्स में से मोबाइल निकले और उसे पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वह पक गई। आकृति जो कि अदिति को ही देख रही थी, वह उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछी, क्या हुआ आदू, किसका फोन है? अभी अदिति के फोन पर रक्षित का कॉल आ रहा था और अदिति इस बारे में आकृति को नहीं बताना चाह रही थी। वो जल्दी से कॉल कट करते हुए बोली, हे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कंपनी का कॉल था, मुझे रिसीव नहीं करना था, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। आकृति जो कि अदिति के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को घूर कर देख रही थी, उसकी बात पर सिर्फ में अपना सिर हिला दिया। एक बार फिर से वह सब डिनर करने वालों थे। कुछ ही सेकंड बाद अदिति का फोन वापस से बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर आकृति और ऋतिक दोनों की ही नजरें अदिति पर चली गई। अदिति जल्दी से फोन चेक की तो इस बार भी रक्षित का ही कॉल आ रहा था। ये देखकर अब अदिति को मन ही मन रक्षित पर गुस्सा आ रहा था। इस इंसान को जरा भी सब्र नहीं है। अरे रुक जाओ, मैं जब कॉल पिक नहीं कर रही, इसका मतलब कि मैं कहीं बिजी होंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई जाने इसके बारे में, मैं कॉल पिक नहीं कर सकती। पर नहीं, इस इंसान को तो अभी बात करनी है। अदिति अपने फोन की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन में मन बड़बड़ाई। क्या हुआ, किसका फोन है, कब से बज रहा है, उठा ले। आकृति अदिति को इस तरह से खुद में ही खोई देखकर उससे बोली। अदिति एक बार फिर से कॉल कर कट कर दिया और हंसते हुए बोली, अरे यार, ये कंपनी वाले ना बार बार कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। इतना बोल अदिति जैसे ही अपने फोन को पर्स में रखने वाली थी कि एक बार फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। ये देखकर आकृति और ऋतिक दोनों ही मुस्कुराए। आदू, मुझे लगता है कि तुझे अब कॉल पिक कर ही लेना चाहिए। शायद कंपनी के लोग तेरी आवाज सुनने के लिए बहुत बेताब है। ऋतिक अदिति की तरफ देख उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। अदिति ऋतिक की बात पर उसे घूर कर देखी और बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर ऋतिक, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो फिर से कॉल कट करने वाली थी कि तभी आकृति उसे मना करते हुए बोली, अदिति जाकर बात कर ले। शायद उनको कोई जरूरी बात उन्हें बताना हो। ये भी हो सकता है शायद तेरे लिए कोई ऑफर हो। अदिति अच्छे से जानती थी कि अभी जिसका भी कॉल आ रहा है वो उसके लिए ऑफर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आकृति और ऋतिक के कहने पर वो कॉल पिक कर लेती है। अभी वो बहुत डरी हुई थी। उसे यही लग रहा था कि आकृति और ऋतिक में से कोई रक्षित की फोन पर आवाज ना सुन ले तो वो कॉल पिक कर नाटक करते हुए बोली, हेलो, हाँ कौन? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिए। इतना बोल अदिति आंखों से इशारा की और बाहर निकल गई। अदिति को इस तरह से जाते देख आकृति और ऋतिक उसे घूरने लगे
और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर अचानक से दोनों हंसने लगे। ये अदिति भी ना अच्छा नाटक करती है, पर किसका कॉल ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। जरूर अदिति की बच्ची मुझसे कुछ छुपा रही है। आकृति हंसते हुए अपने मन ही मन बोली। अब वो ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर अदिति के पास किसका कॉल आया है। इस समय ऋतिक की आवाज सुनकर आकृति की नज़र ऋतिक पर गई तो ऋतिक हंसते हुए बोला, क्या तू जानती है कि अभी आदू किससे बात कर रही है? आकृति ऋतिक की तरफ देखकर नॉर्मल वे में बोली, उसी ने तो बताया कि कोई कंपनी से कॉल आ रहा है। ऋतिक उसकी बात सुनकर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके बोला, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं तो कोई गड़बड़ घोटाला है कि ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। अरे तुझे तो दाल में काला लग रहा है, मुझे तो पूरी दाल ही लग रही है। तू सही बोल रहा है ऋतिक, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। आकृति ऋतिक की बात पर अपने मन ही मन बोली और वो ऋतिक की तरफ देखकर उसे मना करते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता आदू, मुझे कुछ नहीं छुपाती। अगर कुछ होता तो मुझे सब सच जरूर बताती। अरे क्या पता ये तुझे छुपा रही हो। आई एम श्योर जरूर इस लड़की का कोई चक्कर चल रहा है और यह हमसे यह बात छुपा रही है। ऋतिक अपनी आंखों को शातिर तरीके से घुमाते हुए बोला। आकृति उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, चुप कर पागल लड़के, और अपना दिन कर हर वक्त बस जासूसी वाले ही दिमाग चलता रहता है। अभी भी तेरा जासूसी वाला दिमाग नहीं गया नहीं। आकृति की बात पर ऋतिक मुंह बनाया और बोला, आकृति तू कभी तो मेरी बात को सीरियस ले लिया कर, हमेशा तुम मुझे मारती रहती है। तू देखना अगर यह बात सच निकली तो तुझे मुझे पार्टी देनी होगी। ठीक है, अगर ये तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे पार्टी देने के लिए तैयार हूँ। अभी तो पहले हम लोग डिनर कर ले। इतना बोल आकृति खाने लगी। वही ऋतिक भी मुंह बनाकर अपना डिनर करने लगा। अदिति हेलो हेलो करते हुए फोन को कान पर लगाए बाहर आई और वही कॉरिडोर में एक कोने में खड़ी होकर धीरे से बोली, हाँ बोलिए, क्यों कॉल किया है आपने मुझे? जब मैंने आपका कॉल कट किया तो आपको समझना चाहिए ना कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती, पर आप है कि लगातार बस फोन पर फोन किया जा रहे हैं। अदिति थोड़ी नाराजगी से रक्षित से बोली। वही दूसरी तरफ से रक्षित की आवाज आए, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कब बात कर सकते हो कब नहीं? तुम तो मेरा कभी भी कॉल पिक नहीं करती। रक्षित की बातों में नाराजगी साफ झलक रही थी, जिसे अदिति भी समझ गई थी। अब अदिति को एहसास हुआ कि वो हमेशा ही रक्षित की कॉल को कभी पिक नहीं करती। उस दिन के बाद से रक्षित हर रोज उसे कई कॉल करता था, पर अदिति ने सिर्फ एक बार ही उसके कॉल पिक किए थे और हर बार उसने उसके कॉल को इग्नोर ही किया था, जिससे रक्षित को बहुत बुरा लगता था। पर फिर भी वो अपने दिल के हाथों मजबूर अदिति को कॉल कर लेता था। सॉरी, वह मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, अदिति हिचकिचाते हुए रक्षित से बोली। रक्षित इस तरीके की आवाज में उसकी हिचकिचाते को साफ महसूस कर लेता है। वह बात बदलते हुए बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम अभी? अदिति उसे हॉस्पिटल बताने वाली थी कि अचानक से वह रुक गई और बोली, वो मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हूँ। अच्छा, कहाँ पर आए हो बताओ मुझे, मैं भी आता हूँ। वैसे अभी मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ, इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा। आई एम श्योर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ आकृति भी होगी तो मैं अपनी बहन से भी मिल लूँगा। रक्षित अपने चेयर पर से खड़ा होते हुए अदिति से बोला, अरे नहीं नहीं, आकृति मेरे साथ नहीं है, वो तो मैं अपने दूसरे कुछ फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। ये सब आपके बारे में नहीं जानते और मैंने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं है, तो आपके यहाँ आने से सब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आई थिंक आप समझ सकते हैं मेरी बात को। अदिति रक्षित की बात पर तुरंत बोली। अदिति नहीं चाहती थी कि रक्षित को आकृति की हालत के बारे में पता चले, क्योंकि आकृति ने पहले ही उसे मना कर रखा था कि वो उसकी फैमिली वालों को कुछ भी ना बताएं। वो अभी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे ये भी पता था कि उसका भाई पहले से ही अद्वैत से बहुत नाराज है और कहीं उसे ये सब पता चला तो उसकी नाराजगी और बढ़कर नफरत में ना बदल जाए। वही रक्षित को अदिति की बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे यह बुरा लगा कि अदिति नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स को उसके बारे में कुछ भी पता चले, यानी कि वो उन दोनों के बीच की रिलेशन को किसी के सामने नहीं लाना चाहती। वह समझ गया कि अदिति उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। ये सोचकर रक्षित थोड़ा उदास होकर बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओ और एंजॉय करो। इतना बोल रक्षित ने तुरंत कॉल कट कर दिए। वही अदिति अभी कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही रक्षित ने कॉल कट कर दिया था। ये देखकर अदिति घूरकर अपने फोन की तरफ देखी। अब उसे रक्षित पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था।
पर फिर वो इस बात को इग्नोर कर आकृति के वार्ड की तरफ चली गई। उन दोनों ने अपना डिनर कर लिया था, बस अदिति को करना था। अदिति भी चुपचाप बैठकर अपना डिनर करने लगी। वो महसूस करती है कि आकृति और ऋतिक उसे ही घूर रहे हैं, तो वो अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लिए बोली, अब ऐसे क्या घूर रहे हो तुम दोनों, अब क्या मैं डिनर भी ना करूं? ये सुनकर आकृति उसी तरह बोली, नहीं तू कर ले, पर हम दोनों को तुझसे कुछ पूछना है। ऐसा भी क्या पूछना है तुम दोनों को? अदिति अपने एक भवें उचकाते हुए आकृति और ऋतिक की तरफ देखकर उनसे बोली, क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? आकृति बिना इधर उधर की बातें किए सीधे शब्दों में अदिति से पूछ लेती है। आकृति के अचानक ऐसा पूछने पर अदिति के गले में खाना अटक गया। वो तेज तेज से खांसने लगी। ये देख ऋतिक जल्दी से गिलास में उसके लिए पानी निकाला और उसे पिलाते हुए बोला, अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है, हमने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो इस तरह से घबरा गई? अदिति एक ही सांस में पूरा पानी पी ली। ऋतिक और आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे सवाल पूछते क्यों हो जिससे मुझे सदमा लग जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई चक्कर चल रहा है, समझे तुम दोनों? अब आकृति और ऋतिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और जल्दी जल्दी अपने सिर को हिलाने लगे, जैसे वो दोनों अदिति की बात को समझ गए हो। अदिति अभी भी उन दोनों को घूर रही थी और फिर वो अपने सिर को झुकाकर डिनर करने लगी। कुछ देर बाद ऋतिक वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ अदिति और आकृति थे। दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे से बातें की और फिर सो गई। अगली सुबह नाश्ता करने की कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने आकृति को डिस्चार्ज कर दिया था। अदिति आकृति को लेकर सीधे राठौर मेंशन जाने वाली थी, पर आकृति ने उसे मना कर दी। वो अदिति से बोली कि उसे पहले अद्विक के ऑफिस जाना चाहती है। आकृति की बात सुन अदिति थोड़ा चौंक गई, पर फिर ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अदिति ड्राइवर को अद्विक के ऑफिस की तरफ कार मोड़ने के लिए बोली। कुछ देर बाद ड्राइवर अद्विक के ऑफिस के सामने कार रोकता है। आकृति कार में से बाहर आई और उसकी झील जैसी मासूम निगाहें सामने बिल्डिंग की तरफ देखने लगे। रुक अक्कू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी चलकर भाई से मिल लूंगी और हम दोनों मिलकर उनसे बातें कर लेंगे, फिर सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। अदिति आकृति की तरफ देखकर उससे बोली। वही आकृति जिसकी निगाहें सामने बिल्डिंग की तरफ थी। वो उस तरफ देखते हुए ही अदिति से बोली, नहीं यादू, तू नहीं आएगी, मैं अकेले जाऊंगी। आकृति की कही बात सुन अदिति बिल्कुल हैरान रह गई। वो हैरानी से आकृति की तरफ देखते हुए बोली, ये तू क्या बोल रही है अक्कू, तू अकेले क्यों जाएगी? मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। नहीं, ये लड़ाई मेरी है, अब इसके आगे की इसे मुझे अकेले ही लड़नी है। आकृति बिना किसी भाव की अदिति से बोली। वही अदिति आकृति को बड़े ही गौर से देख रही थी। आज उसे आकृति बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसे वो आकृति लग ही नहीं रही थी जिसे वो इतने सालों से जानती थी। उसे आज आकृति की आंखों में एक अलग ही भाव दिखाई दे रहे थे। ये देखकर कहीं ना कहीं अदिति को खुशी भी मिल रही थी। वो अपनी फ्रेंड के लिए खुश भी थी कि चलो आज उसकी फ्रेंड जो भी है सब कुछ खुलकर बोलेगी, वह इस तरह से घुटकर और नहीं रहेगी। ठीक है, तू भाई के पास जा और जो भी बातें होगी तू मुझे सब कुछ बताना। और हाँ, इस बार बिल्कुल भी मत डरना क्योंकि तेरी फ्रेंड हमेशा तेरे साथ है। अदिति की बात पर आकृति मुस्कुरा दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आई नो कि तू मेरे साथ है, इसीलिए तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इतना बोल अदिति आकृति के गले लगी और फिर वो वापस से कार में बैठ गई। अदिति के कार में बैठते ही ड्राइवर कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं आकृति कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़ी रही और अदिति की कार को जाते हुए देखती रही। फिर वो पीछे मुड़ी और अद्विक के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। वह तेजी से चलते हुए अद्विक के ऑफिस के अंदर गई। वहां पर सभी एम्प्लॉय अपने काम में लगे हुए थे। आकृति चलते हुए सबसे पहले रिसेप्शन के पास गई। वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। आकृति उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मुझे यहाँ के सीईओ मिस्टर अद्विक सिंह राठौर से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की आकृति की बात सुन बड़े ही शांत भाव से बोली, मैम, क्या आपके पास सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट शब्द सुनकर आकृति कुछ सेकंड चुप रही। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट से बोली, नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आप एक बार उन्हें मेरा नाम बता दीजिए, आपके सीईओ मुझसे मिलने से मना नहीं करेंगे। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने आकृति की बातें सुनी तो वो अजीब तरीके से आकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी। आकृति ने इस वक्त सिंपल सी पिंक कलर की कुर्ती और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे
बालों में उसके क्लचर लगा हुआ था। मेकअप के नाम पर आकृति ने कुछ नहीं किया था। वो बिल्कुल सिंपल थी, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस रिसेप्शनिस्ट को ना जाने क्यों आकृति को देख अजीब से भाव आए। वह सोचने लगी कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकती है। दिखने में तो ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है कि बॉस इसमें इंटरेस्टेड हो। पर फिर वह खुद को डांटते हुए बोली, अरे बॉस इसमें इंटरेस्टेड कैसे होंगे, उनकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ऑफिस में किसी को भी अद्वैत की शादी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अद्वैत ने कभी यह चीज़ जाहिर ही नहीं किया था। उसने अपने घर वालों को भी शादी के बारे में हाइड रखने के लिए कहा था और बाकी सभी ऑफिस में यह बात जानते थे कि अद्वैत की एक गर्लफ्रेंड है। इसका नाम टीना है और टीना ऑफिस में कई बार आ चुकी थी, इसलिए सभी उसे अच्छे से पहचानते थे। पर आकृति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर अपने सिर को झटका और आकृति की तरह देखकर बोली, देखिए मैम, पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद ही आप सर से मिल पाएंगी। ये सुनकर आकृति को ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। वो थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोली, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अभी आपकी सेव से मिलना है। आप उन्हें कॉल करके बताएं कि मिस आकृति उनसे मिलने आई है। आकृति की गुस्से भरी आवाज सुनो रिसेप्शनिस्ट डर गई। उसे लगने लगा कि शायद आकृति कहीं कोई अच्छी फैमिली से ना हो और सर से जुड़ी ना हो। ऐसे में अगर वह सर को इन्फॉर्म नहीं करेगी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये सोचकर उसने जल्दी से अपने सिर को हिलाया और बोली, ओके मैं अभी कांटेक्ट करती हूँ। इतना बोलकर वह रिसेप्शन तुरंत अद्वैत के असिस्टेंट को कॉल मिलाए। कुछ रिंग जाने के बाद अद्वैत का असिस्टेंट कॉल पर किया तो उसे रिसेप्शनिस्ट ने असिस्टेंट से कहा, सर यहाँ पर कोई मिस आकृति आई हैं। उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर वो सेव से मिलना चाहते हैं। वो बोल रही है कि आप उनका नाम बता दीजिए तो सेव उनसे मिलने से मना नहीं करेंगे। अद्वैत का असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट की बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर वह रिसेप्शनिस्ट से बोल, 1 मिनट में अभी सर से पूछ कर आता हूँ। इतना बोल वह असिस्टेंट अद्वैत की केबिन में गया और उससे पूछा। कुछ देर बाद वह असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट से कुछ बोला, जिससे रिसेप्शनिस्ट कॉल कट कर दिया। आकृति जो कि वही खड़ी थी वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख रही थी। क्या कहा, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? आकृति रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख उनसे पूछी। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति की बात पर बोली, सॉरी मैम, पर सर अभी मीटिंग में है तो आप उनसे अभी तो नहीं मिल सकती। आप किसी और दिन उनसे मिलने के लिए आ जाएगा। आकृति में जब ये सुन तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से बोली, अगर वो अभी मीटिंग में है तो मैं कुछ देर न बैठकर वेट कर लेती हूँ, फिर जब वो फ्री हो जाएंगी तो मैं उनसे मिल लूँगी। पर मैम, इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो अभी यह बता पाना मुश्किल होगा कि सर कब तक फ्री होंगे। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति की बात पर तुरंत बोली। वही आकृति उसे रिसेप्शनिस्ट की तरफ थोड़ी शक भरी नज़रों से देखने लगी, जिससे वो रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। उस रिसेप्शनिस्ट को याद आया कि कैसे अद्वैत असिस्टेंट ने कहा था, मिस आकृति को ऊपर मत भेजना। ये याद आते ही वो रिसेप्शनिस्ट आकृति से बोली, मैम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे ऊपर से परमिशन मिली है। आप अभी चले जाइए। आप ऐसा करिए, पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अगले दिन आकर सर से मिल लीजिएगा। अब आकृति को गुस्सा आने लगा। वो घूरकर उसे असिस्टेंट की तरफ देखी, फिर तुरंत ही वह अंदर की तरफ चली गई। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति को रोकना चाह रही थी, पर आकृति अब बिल्कुल नहीं रुकी। वो तेजी से चलते हुए लिफ्ट के अंदर चली गई। उसे अच्छे से पता था कि अद्वैत का ऑफिस टॉप फ्लोर पर है, इसलिए वो सीधे टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। वो रिसेप्शनिस्ट आकृति को ऐसे जाते देख घबरा गए। वो जल्दी से अद्वैत के असिस्टेंट को कॉल करने लगी, पर अद्वैत के असिस्टेंट का कॉल बिजी बता रहा था। ये देख उसे रिसेप्शनिस्ट डर लगने लगा। वो अभी गार्ड्स को बुलाती कि उससे पहले ही आकृति लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी। आकृति लिफ्ट से बाहर आई और तेजी से चलते हुए सीधे अद्वैत के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसने ऑफिस के डोर पर लगे नेम प्लेट को पढ़ लिया, सीईओ's ऑफिस। फिर वो बिना पूछे एक तेज आवाज के साथ केबिन का डोर ओपन की। अद्वैत जो कि लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा था, वो अचानक से किसी के डोर ओपन करने पर बौखला उठा। उसकी आंखें सर्द हो गई। वो अपनी सर्द निगाहों से सामने देखा तो वहां पर आकृति खड़ी थी। वहीं उसी समय अद्वैत का असिस्टेंट भी भागते हुए वहां आया। वह आकृति को अद्वैत के केबिन में जाने से रोकना चाह रहा था, पर उससे पहले कि आकृति केबिन के अंदर चली गई थी। असिस्टेंट डर गया। वो जल्दी से अद्वैत से डरते हुए बोला,
सॉरी सर, हमने मेमो को रोका था पर मेमो रुकी ही नहीं। मैं अभी मेमो से बोलता हूँ। मैम प्लीज आप ऐसे ऑफिस में नहीं आ सकती। आकृति बिना कुछ बोले बस अद्वैत की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रहे थे। अद्वैत की एक नज़र आकृति की तरफ देखा, फिर अपने असिस्टेंट से बोला, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। वो असिस्टेंट तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। असिस्टेंट के जाते ही अद्वैत वापस से अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप में नजर गड़ाते हुए बिना किसी भाव को बोला, सो अचानक से मेरे ऑफिस में आने का कोई कारण? अद्वैत की बातों में तंज के भाव को आकृति बहुत अच्छे से समझ गई। ये क्या है मिस्टर अद्वैत सिंह राठौर? आकृति अपने पर्स में से पेपर निकाली और वही अद्वैत के सामने टेबल पर फकते हुए बोली। अद्वैत, जिसकी नज़र लैपटॉप में थी, वो अचानक से टेबल की तरफ देखा और जैसे ही अद्वैत ने आकृति के दिए पेपर की तरफ देखा, वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट, ये देख अद्वैत बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरानी से आकृति की तरफ देखते हुए बोला, ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? वो मैटर नहीं करता कि मुझे ये पेपर कहाँ से मिला। मैटर ये करता है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जांच करने की। आप इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और आपको किसने ये हक दिया कि आप ऐसा करें? अद्वैत आकृति की बात पर कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस चुपचाप कभी उस पेपर की तरफ देखता तो कभी आकृति के चेहरे की तरफ, जो कि अभी पूरी गुस्से से तमतमाई हुई थी। ये जांच कराने का असली कारण ये है ना मिस्टर राठौर? इतना बोल आकृति अपने पर्स में से कुछ फोटोज वही टेबल पर फेंक दी। ये वही फोटोज थे जिसे टीना ने हॉस्पिटल में आकृति को दिखाया था, जिसमें वो और ऋतिक होटल रूम में एक ही बेड पर एक साथ थे। उन फोटोज को देखते ही अद्वैत की निगाहें जलने लगे। आकृति अद्वैत के निगाहों को देख सब समझ गई। वो एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे ये लगने लगा था कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, इस कारण आप मुझसे दूर हो गए। पर फिर अचानक से आप मुझे अपने घर लेकर जाने लगे। मैं सोची कि शायद अब आप बदल चुके हैं, अब सच में आप मुझे अपना समझने लगे हैं। पर नहीं, आपको तो मुझ पर 1% भी विश्वास नहीं। यहाँ तक कि इस टेस्ट को कराकर आपने तो अपनी हदें ही पार कर दी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वर्जिनिटी टेस्ट करवाने की? आकृति की एक एक बातें अद्वैत बड़े ही गौर से सुन रहा था और उसकी लास्ट लाइन सुन वो कुछ बोल नहीं सका। वही आकृति गुस्से से बोली, अब बस बहुत हो चुका मिस्टर राठौर। बहुत यकीन है ना आपको अपनी गर्लफ्रेंड पर? सच्चाई तो ये है कि यह सब जो फोटोज आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे कोई और नहीं आपकी गर्लफ्रेंड का ही हाथ है। उन्हीं का सब किया धरा है। मैं नहीं मानता इस बात को। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अद्वैत शांत भाव से आकृति की तरफ देखते हुए बोला। आकृति अद्वैत की तरफ देख उससे और बोली, मुझे पता ही था आपको मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं होगा। यकीन आएगा भी कैसे? आप अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी मोहब्बत जो करते हैं तो भला मुझ पर आप कैसे यकीन करेंगे? आकृति की बात सुन अद्वैत अपने हाथों की मुट्ठी कस लिया। वही आकृति अद्वैत की तरफ देखते हुए आगे बोली, पर आपने जो भी मेरे साथ किया है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको ये किसने हक दिया कि आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवाए? अभी तक मैं आपके दिए हर दर्द, हर जुर्म को चुपचाप सहती रही। मैंने एक बार भी औफ तक नहीं किया। पर आज जो आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज आपने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई है। आपने इस तरह से मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाया है। मिस्टर राठौर, नफरत हो गई है अब मुझे आपसे। आपकी शक्ल भी मुझे देखने का मन नहीं करता। अद्वैत अपनी जगह से उठा और तुरंत आकृति की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैंने बस एक बार कंफर्म करने के लिए और लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये करवाया था। अद्वैत की बात पर आकृति गुस्से से उसकी तरफ देखी और बोली, बस करिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? बहुत बेवकूफ़ बना लिया है आपने मुझे। पर अब नहीं, अब मैं आप पर 1% भी विश्वास नहीं करती। मेरे दिल में जो भी आपके लिए जगह थी वह सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपकी तरफ नज़र उठाकर भी देखना नहीं चाहती। इतना सब करके भी आपका मन नहीं भरा तो आज जब मैं यहाँ मिलने आई तो अपने असिस्टेंट से कहकर झूठ कहलवाया कि आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है और आज आप मुझसे नहीं मिल सकते। आप दिन पर दिन और गिरते ही जा रहे हैं, अपने कैरेक्टर से भी और मेरी नज़रों से भी। अद्वैत कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही आकृति उसे रोकते हुए आगे बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर राठौर, बहुत जल्द मैं आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड और अपनी बहन का सारा सच सामने लाऊंगी। इतना बोल आकृति वहां से जाने लगी, पर तभी अद्वैत आगे बढ़कर तुरंत आकृति की कलाई को पीछे से पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, सुनो,
सुनो वाइफी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी बात को समझो, मेरा इंटेंशन तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। वह मेरे कुछ रीजन थे वाइफी। आकृति अद्वैत की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर तुरंत उसके हाथ को झटक देती है और चिल्लाकर बोली, शट अप, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल आकृति तुरंत ही तेजी से अद्वैत की केबिन के डोर की तरफ बढ़ी और उसे ओपन करके तेज कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गई। अद्वैत कुछ नहीं कर सका, वो बस अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। कहीं न कहीं उसे आकृति की बातें चुभ रहे थे। वह बस एकटक आकृति को जाते हुए देखा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा और फिर वो अपने चेयर की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़रें टेबल पर बिखरे उन फोटोज और रिपोर्ट पर गई। अद्वैत ने झट से उन फोटोज और उस रिपोर्ट को एक एक करके उठाया और फाड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस वक्त उसकी नीली आंखें रेड हो गई थी, जैसे मानो उनमें खून उतर आया हो। वो वापस से जाकर चेयर पर बैठ गया और अपने सिर को पीछे की तरफ टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। अद्वैत अपनी आंखें बंद किए अपने मन में बोला, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें वाइफी कि ये टेस्ट मैंने नहीं, उस टीना ने कराया है। इन सब के लिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा टीना। आज मजबूर हूं, बस एक बार उसका पता चल जाए मुझे, फिर मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खून के आंसू रोओगी। मेरी वाइफ के आंखों से निकले एक एक आंसू का हिसाब तुम्हें देना होगा। वहीं दूसरी तरफ आकृति तेजी से लिफ्ट से होते हुए बाहर आई। रिसेप्शनिस्ट अभी भी हैरानी से आकृति को देख रही थी। आकृति उसे पूरी तरह से इग्नोर की और तेज कदमों के साथ वहां से किसी तूफान की तरह बिल्डिंग से बाहर आ गई। इस वक्त आकृति का बिल्कुल अलग ही रूप लग रहा था। उसे देख बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि ये वही आकृति है जो हमेशा डरी सहमी सी रहती है। आकृति जैसे ही बाहर आती है एक कैब वहां आकर रुकता है। आकृति तुरंत बैक सीट पर जाकर कैब में बैठ जाती है। आकृति के बैठते ही कैब तुरंत आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति राठौड़ मेंशन पहुंच चुकी थी। वो अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसे अभी आकृति की बहुत चिंता हो रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ना जाने आकृति कैसी होगी, क्या वो अभी तक भाई के ऑफिस में ही होगी? कहीं भाई ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया होगा, या फिर आकृति कहीं उनके सामने डरकर अपनी बातें नहीं कर पाए हो। तो मैं जानती हूँ वह बहुत डरपोक है। वो कभी भी कुछ बोल ही नहीं पाती, और भाई के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जब भाई अपनी नीली नीली आंखों से उसे घूरते हैं तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। ओह गॉड, प्लीज मेरी फ्रेंड को थोड़ा हिम्मत दीजिएगा, कम से कम भाई के सामने अपनी बात रख सके और भाई को डटकर जवाब दे सके, वरना भाई हर वक्त अपनी मनमानी करते आए हैं। एक बार आकृति भाई को अच्छे से सब जवाब दे दे, फिर मैं उस टीना को देखती हूँ, उसकी तो मैं चटनी बना दूंगी। पर प्लीज पहले आकृति अच्छे से भाई से निपट ले। अदिति इधर से उधर टहलते हुए बार बार यही बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ देर बाद वह बेड पर बैठी और अपने नाखूनों को चबाते हुए बोली, क्या मुझे आकृति को कॉल करना चाहिए? मैं उसे कॉल करके एक बार पूछूं कि क्या हुआ ऑफिस में, सब ठीक तो है ना, उसने भाई को मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं। इतना बोलते हुए अदिति अपने फोन को उठाती है, पर फिर कुछ सोचकर वह रुक जाती है। वह सोचते हुए बोलती है, नहीं, क्या पता अभी आकृति ऑफिस में ही हो, भाई से अभी उसकी मुलाकात ना हुई हो, कहीं उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक ना लिया हो। ओ माय गॉड, कोई जानता भी तो नहीं वहां उसे। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जाने क्यों मेरे मन में खलबली सी मची हुई है। और ये आकृति ये भी नहीं करेगी कि कम से कम ऑफिस से निकलने के बाद मुझे कॉल कर सके। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि आखिर हो क्या रहा है? प्लीज भगवान जी मेरी फ्रेंड को थोड़ी बुद्धि दो कि वो मुझे कॉल कर सके। अभी अदिति यह सब बोल ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। जैसे ही फोन की रिंग की आवाज अदिति सुनती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह खुश होकर बोली, जरूर जरूर आकृति का ही कॉल होगा। थैंक यू भगवान जी। इतना बोल वो जैसे अपना फोन उठाती है, उस पर फ्लैश हो रहा है नंबर को देख उसका मूड खराब हो जाता है। इस वक्त उसे ऋतिक कॉल कर रहा था। वो नंबर को देखकर मुंह बनाकर बोली, इसे भी इसी समय कॉल करना था, सारा मूड ऑफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आकृति कैब में बैठी हुई थी। उसने अपने सिर को सीट पर पीछे की तरफ टिका रखा था। अभी उसकी आंखें बंद थीं। बंद आंखों में उसके सामने अद्वैत के साथ बिताए हर पल एक एक करके आ रहे थे। उन पलों को याद कर अनजाने में ही आकृति के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। पर तभी उसके आंखों के सामने वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट आ गया, जिससे वो झट से अपनी आंखें खोल ली। अब उसकी आंखें पूरी लाल थीं।
उसने अपने होठों को भींच लिया और हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। आई हेट यू मिस्टर राठौर, आकृति गुस्से से बोली। आखिर क्यों अद्वैत आकृति को दर्द दे रहा है? क्या मजबूरी है? किसके मिलने की बात कर रहा था? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे रीबर्थ माई हार्टलेस हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।